और उसका दाढ़ी पकड़ करके पूरा ऐसे खींचने लगा, बोतल डालने लगा। वो हमको समझ करके वो लोग ऐसा किया, क्योंकि हम लोग गुरुजी का जो आदेश था कि जहाँ भी दारू ताड़ी बेचेगा उसको बंद कराना है, बाय हुक एंड क्रूक, चाहे जैसे भी। हटिया में लोग दारू ताड़ी बेचना बंद कर दिया था, लेकिन गुरुजी का जो मेन उद्देश्य था कि हर हाल में आदिवासी को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद तो लोगों को राशन कार्ड भी मिल रहा है, वोटर ID कार्ड भी बन रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इतना जबरदस्त यहाँ पर CNT की एक्ट जमीन को उल्लंघन करके, नियम कानून को ताक पर रख के बाहर के लोग आ रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, और एक तरफ से इधर से मुख्यमंत्री बोलता है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 21 तारीख को TAC की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। बड़ा फैसला इस मायने में कि 5वीं अनुसूची का वो एरिया जहां अब तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध था, TAC ने उस प्रतिबंधित एरिया में अब शराब बिक्री के लिए अपनी सहमति दे दी। और इसके साथ ही झारखंड की सियासत में यह सवाल खड़ा हो गया कि आदिवासी बहुल वह गांव जहां अब तक शराब की बिक्री नहीं होती थी, यह फैसला क्यों लिया गया, और वह भी तब जब राज्य के वर्तमान मुखिया दिसुम गुरु के सुपुत्र हैं, और दिसुम गुरु ने 4 दशक तक या 5 दशक तक शराब विरोधी एक लंबा मुहिम चलाया। महाजनी प्रथा के विरुद्ध मुहिम, शराब प्रथा के विरुद्ध मुहिम, धनकट्टी आंदोलन, रात्रि पाठशाला, ये चंद पहलू हैं जो गुरुजी की पहचान रही है। इस वक्त हमारे साथ लोबियो के पूर्व विधायक, 5 बार के पूर्व विधायक और जल जंगल जमीन की चेहरा माने जाने वाले लोबिन हेम्ब्रम हमारे साथ हैं। लोबिन जी इन 4 दशकों में या 5 दशकों में जब तमाम मुद्दे चल रहे थे, नशा विरोधी अभियान चल रहा था, महाजनी प्रथा के विरुद्ध अभियान चल रहा था, धनकट्टी आंदोलन चल रहा था, तो चाहे तो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहें या उसमें उनकी अहम भूमिका रही। तो लोबिन जी से ही समझते हैं कि आज जब यह फैसला लिया जा रहा है तब वे इसे किस संदर्भ में लेते हैं। लोबिन दा, बहुत बहुत जोहार के चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार TAC की बैठक में आदिवासी बहुल इलाके में शराब बेचने का फैसला हुआ है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, इस बात को सुन करके हमको बहुत तकलीफ हुआ। ये TAC की बैठक में जिस मुद्दा को लाना चाहिए था कि आज तक यहाँ के आदिवासी पर क्या क्या केसेस हैं जिसको कि हम लोग गवर्नर के पास भेज सकें, तो ये उल्टा हो रहा है। अरे भाई, एक शेड्यूल एरिया में CNT एक्ट की ज़मीन जो है, आप उसके साथ साथ ग्राम सभा के माध्यम से आप शराब का बिक्री वहाँ कराएंगे। तो शुरू में इसीलिए हमने विधानसभा में विरोध किया था। अच्छा, हाँ याद, जी, आपको याद होगा, विधानसभा में हमने विरोध किया था कि यहाँ छत्तीसगढ़ का मॉडल, ये जो शराब लाने की बात हो रही थी, उसी समय हमने विरोध किया था। और हमने ये कहा था कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री गुरुजी के पुत्र हैं और गुरुजी शुरू से शराब विरोधी रहे, नशा आंदोलन, तो उस समय हमने कहा था कि भाई कोई दूसरा आदमी होता था हमको उतना मलाल नहीं होता, लेकिन गुरुजी का बेटा मुख्यमंत्री बन करके शराब बेचेगा सरकार, ये उसी समय हमने कहा बहुत माने ये निंदनीय बात है। और दूसरी बात है कि कभी भी गुरुजी की आत्मा को हमको लगता है शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शुरू से हर जगह हम लोग भी नशाबंदी में हम लोग बहुत प्रयास किए थे लोगों को समझाने का, मारपीट भी हुआ करता था, मारपीट भी होता था, क्योंकि इसलिए होता था कि भाई हम लोग डायरेक्ट हिट कर जाते थे। अच्छा, हड़िया तड़िया तोड़ ताड़ करके हम लोग भगाते थे, हटिया वगैरह से भी।
तो कभी कभी मारपीट भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग लगे ही हुए थे, क्योंकि गुरु जी का आदेश था। गुरु जी का आदेश था। गुरु जी का आदेश था। तो आज सरकार वो टीएससी की बैठक में ये निर्णय ले कि वहाँ ग्राम सभा, आदिवासियों के बीच में ग्राम सभा करके वहाँ पर मैंने शराब बेचा जाएगा। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। आज ये आदिवासी, हम सब लोग जान रहे हैं कि आदिवासी शुरू से पीने वाले लोग हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लोग पीने लगे कि लोग बर्बाद हो गए। घर द्वार से बेटा बेटी को मार के भगाया, पत्नी को भगाया, जमीन बेचा। इन्हीं परिस्थितियों के कारण तो गुरु जी ने नशा मुक्ति अभियान के शुरुआत। उसका मेन उद्देश्य यही था। तो फिर किस तरह से इसको टीएससी में, भाई टीएससी अरे एक अलग चीज़ है यार। और शराबबंदी, अब शराब के लिए, बिक्री के लिए वहाँ ग्राम सभा कराएंगे। ग्राम सभा को तो अभी तक आपने पैसा एक्ट के बारे में ग्राम सभा कराया ही नहीं, और पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। तो उसको छोड़ करके ये दारू बेचने वाला, शराब बेचने का काम ग्राम सभा करके वहाँ के आदिवासी बेचेंगे, तब तो और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए एक, आपको कुछ स्मृतियां हैं, कोई बड़ी कहानियां जो नशा मुक्ति अभियान के दौरान, जैसा कि आपने कहा कि मारपीट की नौबत आ गई, तो ये नौबतें क्यों आती थी? देखिए, क्योंकि हम लोग, गुरुजी का जो आदेश था कि जहाँ भी दारू ताड़ी बेचेगा उसको बंद कराना है, बाय हुक एंड कुक, चाहे जैसे भी। तो हम लोग उसी के तरह हम लोग झुंड के झुंड जाते थे। कभी कम पड़ जाते थे तो कभी वो लोग भिड़ जाते थे हम लोगों पर, हम लोगों को खदेड़ देता था लोग। ऐसा भी नो बताया, कम पड़ गए तो वो खदेड़ देता था, ज्यादा पढ़ते थे तो उसे उजाड़ देते थे। लेकिन उसमें उम्र कितनी रही होगी आपकी? हमारा उस समय करीब 30-36 के आसपास। कॉलेज लाइफ से निकल चुके थे। जी, कॉलेज लाइफ से। तो बहुत प्रयास किए थे हम लोग, बहुत प्रयास किए थे, बहुत जगह कामयाबी मिली भी। हटिया में लोग दारू ताड़ी बेचना बंद कर दिया था। अच्छा, हटिया वगैरह में दारू ताड़ी बिकना बंद हो गया था? हाँ, बहुत जगह बंद हो गया था, समझे ना। लेकिन फिर धीरे धीरे करके अभी ढीला पड़ता चला गया। लेकिन गुरुजी का जो मेन उद्देश्य था कि हर हाल में आदिवासी को बचाना पड़ेगा, हर हाल में आदिवासी समाज को शराब के नशे से बचाना पड़ेगा। जी जी हाँ लोविंदा, मैं इसलिए कह रहा था कि क्या कुछ विशेष स्मृति है, क्योंकि कई बार होता है कि शराब विरोधी अभियान जब चलाते हैं तो लोगों का प्रतिकार का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पियक्कड़ लोग ही हमला कर देता है। तो क्या इस तरह की कोई घटना याद है? हमको याद है। अच्छा, क्योंकि गुरुजी के शक्ल पर हम लोग दाढ़ी चूल बढ़ा के रखे थे। अच्छा, गुरुजी जैसा दाढ़ी? जी, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, चूल भी था। तो हमारे साथ और लड़के लोग थे, वो लोग भी वैसे ही बढ़ाए हुए थे। तो एक जगह हम लोग हटिया में गए, तो हम लोगों को देख करके तो थोड़ा भागने लगा, लेकिन कुछ लोग डटा रहा। अच्छा, कुछ लोग डटा रहा, संख्या में कम हो गया, डटा रहा। तो फिर भी थोड़ा सा बकझक हुआ। इसके बाद लास्ट में हम बोले कि नहीं यार, मारपीट नहीं करना है। तो हम लोग धीरे धीरे पीछते हटते गए, भागते गए। तो इत्तेफाक से एक लड़का पकड़ा गया, उन लोगों का। वो लोग समझा कि यही लोबिन हमरम है, यही है जो पकड़ाया है। पकड़ाया और उसका दाढ़ी पकड़ करके पूरा ऐसे खींचने लगा, बोतल डालने लगा। वो हमको समझ करके वो लोग ऐसा किया। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो लेकिन फिर भी हम लोग बहुत प्रयासरत थे। लोविंदा, हाल के दिनों में क्योंकि पैसा की आपने चर्चा की कि सरकार पैसा लागू करना नहीं चाह रही है, पंचायती राज विभाग ने एक कार्यशाला रखा था। उस कार्यशाला में 22 या 23 जो हैं वो आमंत्रण मिला था लोगों का, वो पैनल में थे। उस पैनल पर सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है, या एक सच्चाई भी है, कि उस 22-23 लोगों के पैनल में 18 जो थे वो ईसाई धर्मावलंबी, ईसाई धर्म से जुड़े थे। 5 या 6 ही सरना धर्मावलंबी थे। जबकि पेशा का जो मूल्य आत्मा है वह है रूढ़िवादी परंपरा का संरक्षण। बिल्कुल। देखिए, पैसा एक्ट में ग्राम सभा सर्वोपरि है जी, और उसमें रूढ़िवादी होना चाहिए, जो परंपरागत है, जो परंपरा से चला आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परंपरा से हट गए। हैं। तो भाई आप
वैसे लोगों को ही रखेंगे, लेकिन और जो परंपरा के मुताबिक जो चल रहे हैं आप उसको कम रखेंगे तो कहाँ का ये न्याय है? रहना चाहिए। ये पेशा एक्ट को ध्यान में रखते हुए परंपरागत रूढ़िवादी जो व्यक्ति है उसको रखना चाहिए। तो ऐसा ना करके यहाँ तो उल्टा कर दिया है। ये तो हमारे समझ से ही ठीक नहीं हुआ। पर इसके पीछे पंचायती राज विभाग की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, पंचायत राज ये जेपीआर, अच्छा। जेपीआर वो शेड्यूल एरिया के लिए नहीं है, नॉन शेड्यूल एरिया के लिए है। आप जेपीआर के तहत वहाँ पंचायत चुनाव करा सकते हैं, लेकिन शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव कराना एकदम बिल्कुल निषिद्ध है, मना है। लेकिन मनमाना चल रहा है, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही है। ये 1996 में जो ये पेशा एक्ट मिला बिहार के टाइम में, उसको लोगों ने लागू नहीं किया। यहाँ भी सरकार बोलती रही, और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जो 2019 में बोला था कि हम सरकार बनने के बाद इसको हम लागू करेंगे, लेकिन कहाँ लागू होगा? आज पेशा एक्ट नहीं लागू हुआ तो आज ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरिया में जो परंपरागत में बहुत सारा चीज़ है, वहाँ जगह ज़मीन का फैसला है, किसी भी तरह का हर तरह का फैसला होता है। अगर एक गांव के प्रधान फैसला नहीं कर पाए तो फिर 5 गांव के प्रधान उसको फैसला करता है। ये अपर सिस्टम हो गया। लेकिन वो चीज़ अभी नहीं रहा। आज कहीं पंचायती हो रहा है और एंटी पार्टी अगर चला गया थाना, तो थाना तुरंत पुलिस फोर्स आकर के जहाँ पंचायत रहे वहाँ से पकड़ के लोगों को ले जाता है। तो चूंकि पैसा एक्ट को लागू नहीं किया है, पैसा एक्ट लागू हो जाएगा तो निश्चित है वहाँ जो ग्राम सभा वो सर्वे पर ही होगा। तो आज जबरदस्ती हो रहा है। मैंने इस पर एक तरह से समझिए, ये रूढ़िवादी व्यवस्था जो पारंपरिक चल रहा है, इसको लोग दरकिनार करके ये अपना शक्ति का प्रयोग हो रहा है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी पंचायती राज कार्यशाला के विभाग की जो कार्यशाला थी और जिसमें ईसाई धर्मावलंबियों को बुलाया गया, उस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने भी कहा है कि यह जो है रूढ़िवादी परंपरा के लोगों के साथ जस्टिस नहीं है। देखिए, हमारा तो यही मानना है कि भाई आप ठीक है धर्म अपनाए हैं, कोई भी धर्म आपने अपना लिया, लेकिन आपका जो परंपरागत व्यवस्था है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, उसको त्याग नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। संविधान के मुताबिक आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, वो अच्छी बात है, कोई बात है, आप दूसरा धर्म कर लिए, लेकिन ये आपका पारंपरिक जो व्यवस्था है शुरू से रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब आपका मानना है कि पंचायती राज विभाग का ये अप्रोच गलत था, उन्हें रूढ़िवादी प्रथा से जुड़े लोगों को बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोविंदा, संथाल के इलाके में डेमोग्राफिक चेंज की काफ़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। वो निशिकांत दुबे से लेकर के चंपाई दाबी हाल के दिनों में धर्मांतरण को एक बड़ा सवाल खड़ा किए हुए हैं। आपकी नज़र में क्या वास्तव में संथाल में धर्मांतरण कोई बड़ा मुद्दा है? देखिए, डेमोग्राफी की जहाँ तक आप बहुत बात बोल रहे हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप पाकुड़ जिला जाइए, साहेबगंज जिला जाइए, दुमका जिला जाइए, गोड्डा जिला जाइए, देवघर जिला जाइए, जामताड़ा चले जाइए, इतना ज़्यादा डेमोग्राफी चेंज हुआ है, आश्चर्य लगेगा। अभी तो पेपर वगैरह में हम देखते हैं कि जहाँ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ मुस्लिम लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लोगों की जनसंख्या कैसे बढ़ गया। ये बांग्लादेशी घुसपैठी बराबर हम लोग बोल रहे हैं, ये कोई गलत नहीं है। और माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लेकर के सरकार को आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर में इसको आपको हटाना है। पर लोविंदा, ये फैसला कैसे होगा कि वो बांग्लादेशी हैं या पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं जो आके झारखंड का है, को भी बांग्ला बोलते हैं, और भी झारखंड की सीमा कहीं भी बांग्लादेश से मिलती नहीं है। देखिए, बांग्लादेशी को पहचानना अगर सरकार चाहे तो आराम से उसको आप चिन्हित कर लेंगे। उसका बोली, उसका टोन वो अलग होता है। अच्छा। जो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं या बंगाली हैं उनसे, और जो बांग्लादेश का नागरिक हैं उनसे, दोनों को टोन में अंतर है। बोली से ही पकड़ा जाएगा। इसके बाद जितना फेरी वाला लोग है, आप उससे पूछिए, आप उसको आइडेंटिफाई करिएगा, भाई कहाँ है, कहाँ से आप आए हैं, अब उसका कहाँ घर है, कैसे किस ज़मीन पर आप रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। तो यहाँ आने के बाद तो लोगों को राशन कार्ड भी मिल रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी बन रहा है, सारा चीज़ हो रहा है।
लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है या इसके पहले भाजपा की भी सरकार थी और अधिकांश समय भाजपा की ही सरकार रही है, सरकारें कदम क्यों नहीं उठाती? देखिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए। हम्म, आखिर सरकार बनती है, ठीक है, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, हम्म, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को पहल करना चाहिए, इस पर पहल होना चाहिए। और नहीं तो लोग आते जाएंगे। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर झारखंड में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट रहने के बावजूद भी अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं लोग। हाँ, जिस तरह से संथाल की डेमोग्राफिक बदली जी। है, बीच में देखे होंगे कि जो कृषि मंत्री हैं शिल्पा नेहा तिर्की ने भी एक बयान दे दिया था कि भाई रांची की डेमोग्राफी बदल गई, खूंटी की बदल गई, हजारीबाग की बदल गई, तो सीएनटी एक्ट वाले एरिया में भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, दोनों खतरा है। बहुत बहुत हो रहा है। तो हम तो इसीलिए सदन में बार बार बोलते हैं कि झारखंड का सीमाना में आप कम से कम दरवाजे तो बंद कर दीजिए। कैसे लोग आ रहा है भाई? आ रहा है, ठीक है, ठेकेदारी करने आया है, नौकरी करने आया है या व्यापार करने आया है, अच्छी बात है, लेकिन इतने लार्ज पैमाने में लोग आ रहे हैं और यहाँ ज़मीन ले रहे हैं और ज़मीन ले रहे हैं। देखिए, हम तो जिस समय शुरू में हम बराबर बोले थे कि भाई देखिए, यहाँ पर जो डीसी है, क्या नाम था उसका, जो जेल गए, हम बोल रहे थे कि ये आदमी जेल जाएगा। अच्छा, इतना ज़बरदस्त यहाँ पर सीएनटी की एक्ट ज़मीन को उल्लंघन करके, नियम कानून को ताक पर करके बाहर के लोग आ रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं। और एक तरफ से इधर से मुख्यमंत्री बोलता है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कहाँ बन रहा है? स्मार्ट विलेज बनाएंगे। स्मार्ट विलेज बनाने की बात बोलते थे, लेकिन वहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो गलत है। आखिर यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ जाएंगे? एक एक्टिविस्ट हैं ग्लैडसन डुंगडुंग, कास्ट सेंसस के सवाल पर उन्होंने कहा है कि 5th शेड्यूल के एरिया में कास्ट सेंसस तभी होना चाहिए जो यहाँ अवैध रूप से बस गए हैं, जो बिहार से, यूपी से जो लोग आके बस गए और जिनके पास 2-2 आईडी कार्ड है, इन लोग को पहले यहाँ से उनके मूल स्थान पर उनकी गिनती होनी चाहिए। यहाँ मैंने 5th शेड्यूल के एरिया में उनका काउंट नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, हम कहते हैं जब एक्ट है ना, एक्ट रहने के बावजूद भी ये क्यों एक्ट का उल्लंघन हो रहा है? क्या ये सरकार नहीं देख रही है? यहाँ सीएनटी एक्ट है, उधर संथाल में एसपीटी एक्ट है। तो एसपीटी एक्ट इसलिए है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जमीन बचा रहे, तभी यहाँ के आदिवासी मूलवासी बचेंगे। तो यहाँ सीएनटी एक्ट अभी तो सादा कागज में जमीन बिक रहा है, और इसे क्या समझिए? सादा कागज में लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा ज़मीन का बिक्री हो गया है। कहीं तो ज़बरदस्ती हो रहा है, डरा के धमका के, चमका के, लाठी पिस्तौल दिखा करके लोगों को भगाया जा रहा है। तो कैसे यहाँ का आदिवासी मूल बसेगा? और राज्य अलग होने का मकसद यही था। तो आप भी मानते हैं कि कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना के होने के पहले झारखंड में जितने भी अवैध रूप से बस गए हैं या सीएनटी एक्ट की ज़मीन पर बस गए हैं, ये सारे लोग को पहले बाहर करके तब गणना होनी चाहिए? बिल्कुल। आखिर आप जब गणना करेंगे, जातीय आधार पर भी गणना करेंगे, लेकिन जो आदमी अवैध तरीके से रह रहा है, जिस तरह से बांग्लादेशी यहाँ अवैध तरीके से रह रहा है, उसी तरह से यहाँ अवैध तरीके से जो लोग रहे, पहले आप उसको चिन्हित करिए, उसको हटाइए। खतरा दोनों है, बांग्लादेशियों से भी है तो बिहारियों से भी। एकदम खतरा है, हो रहा है, हो भी रहा है। कितने यहाँ के आदिवासी मूलवासी बर्बाद हो रहे हैं, और इसे क्या समझिए? लोविंदा, सरना धर्म कोड की मांग तेज हो रही है। मुख्यमंत्री सीएम हेमंत ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनका कांग्रेस का 27 तारीख को राजभवन के सामने प्रदर्शन भी है। उन दोनों पार्टियों का दावा है कि जब तक सरना धर्मियों को सरना धर्म कोड नहीं दिया जाता है, झारखंड में कास्ट सेंसस नहीं होने देंगे। देखिए, पहले जातीय जनगणना हो, तो यही तो मामला फंस रहा है। किस आधार पर आप बाइफरकेट करेंगे? हाँ, बाइफरकेट कैसे बाइफरकेट करें? कौन है यहाँ के, कौन है बाहरिया? और दूसरी बात, दुख इस बात की है, जनप्रतिनिधि जो चूट के जाते हैं, ये शेड्यूल एरिया से ही, शेड्यूल एरिया से जीत के जाते हैं। लेकिन आज तक मैं कहता हूँ कि किसी भी विधायक की कलेजा में ये ताकत नहीं है
कि इस सब बात को उठावे सदन के अंदर में बात नहीं उठाते हैं। अपना पार्टी फोरम में रह करके क्या इसका फलाफल निकला आज तक अगर किसी ने सवाल किया हो तो? एक आदिवासी विधायक शेड्यूल एरिया से आदिवासियों के मूलवासियों के वोट से जीत के जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद, सरकार में रहने के बाद भी लोगों का हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है बोलने का, जिसका खामियाजा आज हम भोग रहे हैं। झारखंड विधानसभा में लोबिन हेम्ब्रम जल जंगल जमीन का चेहरा माने जाते थे। कई बार हम जैसे पत्रकार कहते थे या उनका आकलन होता था कि लोबिन हेम्ब्रम विपक्ष का जो स्पेस है वह खा जा रहे हैं, यानी जो काम विपक्ष को करना चाहिए था लोबिन हेम्ब्रम अपने एक्शन से विपक्ष को सुर्खियों से गायब कर रहे हैं। आज वो लोबिन हेम्ब्रम बाहर हैं विधानसभा का। देखिए, यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, हम जो मूल भावना है लोगों का, आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरुआती दौर में जल जंगल जमीन ही पहला मुद्दा था। जल जंगल जमीन कैसे बचेगा, और सही में जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी नहीं बचेंगे। और इसी उद्देश्य से हमने कहा था कि सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए हम बार बार इस विधान का सदन के अंदर बनाते थे। यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जो सच्चाई है, इसी सच्चाई के माध्यम से हम इस बात को सदन में उठाते रहे हैं। लेकिन आज हम गलत हो गए, सही चीज बोलना एक तरह से गलत हो गया, आज उसी का हम खामियाजा भोग रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मुद्दा जिंदा है, मेरा मुद्दा जिंदा है, और ये मुद्दा हमारा रहेगा, चाहे विधायक रहे चाहे न रहे। इस मुद्दा को हम सड़क में, गांव में, जहां भी हम इस बात को बोलते रहेंगे कि यही एक मुद्दा है। यहाँ पर हम तो चाहते हैं कि कम से कम ये 5 चीज कर दे। क्या 5 चीज? सबसे पहले तो एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, इसको आप मजबूती से लागू करिए ताकि इसका गलत फायदा लोग नहीं उठा सके। ये एक मुद्दा है। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, अभी तक स्थानीय नीति यहाँ नहीं बना। अरे भाई, क्यों स्थानीय नीति नहीं बना? आप किसको आप चिन्हित कीजिएगा कौन यहाँ का है? तो आज यहाँ 3rd ग्रेड 4th या और नौकरी में जब यहाँ के लोगों को चिन्हित नहीं करिएगा तो स्थानीय नीति आप नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब आप बाहर के लोगों को आप निमंत्रण दे रहे हैं। आज वही चीज़ हो ही रहा है। तो आप चिन्हित अभी तक नहीं किया, आस्था नीति आपने बनाया नहीं है। जब आस्था नीति आप नहीं बनाए तो फिर आप नियोजन नीति कैसे बनाएंगे? तो आज यहाँ पर जितने अभी तो कितने स्टूडेंट, चाहे छात्राएँ हो चाहे छात्र हो, पूरा डिग्री हासिल करके, MA BA डिग्री हासिल करके, लोग PhD करके, बहुत लोग खाक मार रहे हैं, घूम रहे हैं झोला लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं। एक भी वैकेंसी आज तक नहीं निकला, जिसका वजह है कि आज बाहर के लोग आ रहे हैं। चौकीदार की बहाली में लोग बाहर से लोग आए हैं। तो बताइए क्या हो रहा है इस झारखंड में? तो इसीलिए आस्था नीति, एसपीटी एक्ट, सीएटी एक्ट, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, ये चीज हो जाए तो यहाँ के लोगों का सारा चीज बचेगा। और ये तो खत्म है, बोलते रह जाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा? लोग समाप्ति की ओर। आज यहाँ के लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। झारखंडी माने अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाहर बिहार से, यूपी से जो लोग आएंगे वो बहुत संख्या अभी भी आ रहे हैं। तो झारखंड पर जब इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो इस सरकार के लिए आपके पास कुछ सुझाव नहीं है? आप सुझाव क्या देंगे? इन्हीं की बोली हुई बात को मैं बोल रहा था ना। सुझाव क्या देना है? आपका चुनावी मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम उस मैनिफेस्टो को बनाया है क्या? आप चुनावी मैनिफेस्टो को देखिए, आपने क्या कहा था 2019 में, और अभी तक उस पर एक भी आपने फैसला नहीं किया, एक भी मैनिफेस्टो को उसको धरातल पर आपने नहीं उतारा। तकलीफ तो इस बात की है। मैंने लोबिन हेम्ब्रम के दिल में अपना कोई दर्द नहीं है, जो दर्द है झारखंडियों का। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति को झारखंडियों का माने ये नहीं रहेगा तो समझिए एक तरह से कुछ नहीं है। आज हम CM बन जाएं, डिप्टी, आज यही माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाया था, याद होगा आपको? याद है। क्या हुआ उस समय, और अभी तक आप क्या कर रहे हैं? आज इतना IAS लोग जेल जा रहा है, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है?
हाँ, ये आपने याद दिलाया, विनय चौबे से लेकर कई अधिकारी इस शराब नीति में जेल जा चुके हैं और कईयों पर तलवार लटकी हुई है। और जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे थे आप शुरुआत में, ये उसी का प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए, इसीलिए हम विधानसभा में बोले थे कि सरकार अगर उस समय शराब नहीं बेचती, जो पहले जिसको जिसको एजेंसी देना था उसे हमको जो चल रहा था वैसे ही चलता, तो दुख तो इस बात का है कि भाई आप माननीय गुरुजी के बेटे हैं और आप शराब बेचेंगे सरकार में रह करके, बहुत दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य। तो ये थे हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम जी, जिनका मानना है, जिनका दर्द है कि 4 दशक तक जिस शराब विरोधी अभियान का वो चेहरा रहे हैं, और आपने वो कहानी सुनी कि किस तरह लोबिन हेम्ब्रम समझ के एक शख्स के मुंह में शराब का बोतल डाला गया, ठूसा गया। वह दौर भी था और आज यह दौर भी है कि दिसुम गुरु के सुपुत्र ही अब शराब बेच रहे हैं। झारखंड के लिए यह एक दर्द भरा पहलू है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।